स्क्विड गेम्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे डेडली गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए पहले भी खेला गया है, लेकिन जो थीम रहता है स्क्विड गेम्स का, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, वो काफ़ी अपीलिंग और यूनिक रहता है। इनफैक्ट कहानी कोई ऑल्टरनेट रियलिटी में नहीं बल्कि मॉडर्न डे कोरिया में ही होता है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो बहुत मायने में ये हमारे समाज से भी रिलेटेबल है। जितने भी लोग खेल रहे होते हैं सभी वहाँ आउट ऑफ डेस्परेशन ही पहुँचते हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी की ये आखिरी उम्मीद हो जिससे वो वापस अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर ला सके। एटलीस्ट जो लोग फिर से खेलने आते हैं ये जानते हुए कि दाव पे क्या लगा हुआ है, उनके लिए तो बाहर के दुनिया से ज़्यादा चांसेस यहाँ होता है उतना पैसा कमा पाना जिससे वो अपनी ज़िंदगी के सारे समस्याओं को दूर कर सके, और इसके लिए चाहे मौत ही क्यों ना हो। लेकिन मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने आप को हमेशा अपवाद ही मानता है। आई विल बी एन एक्सेप्शन। दूसरे लोग मर जाएंगे लेकिन मैं तो लास्ट तक रहूँगा ही, और यही एक्सेप्शन बनने की उम्मीद से सब लोग अपने जान को दाव पे लगा देते हैं। स्क्विड गेम्स में सारे बच्चों के खेल का होने का एक कारण ये भी था कि खेल को हम आसानी से समझ सके, ताकि ज़्यादा ध्यान हम खेल में ना दे के खिलाड़ियों पे दे सके, उनके व्यवहार को देख सके, बदलते परिस्थिति में उनके बदलते स्वभाव पे गौर करें। जब बात जान पे आती है तो क्या तब भी हम मर्यादा और दुनिया को पारंपरिक दृष्टि से ही देखते हैं या स्वार्थ को पहले रखते हैं? और इसीलिए यहाँ आपको दोस्ती भी दिखेगी, दगाबाजी भी और कुर्बानी भी। जिसे आप अच्छा समझो उससे आगे नफरत भी होगा, और जो बुरा लगे वो भी सही लगेगा कभी किसी मौके पे। लेकिन सच तो ये है कि सभी वहाँ अपने लिए ही थे, सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। इसलिए कौन अच्छा है और कौन बुरा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। इवन चो सैंग-वू, जिसे लास्ट क्लास तक एक विलन के तौर पे देखा जा रहा, उसके भी अगर आप माँ के बारे में सोचो तो उस पर भी दया आएगी। सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे ना हो लेकिन बुरा किसी ना किसी एस्पेक्ट में तो लगभग सभी थे। लेकिन फिर भी एक दो वहाँ उस गेम में ऐसे भी थे जिसे आप ना तो सही से अच्छा ही बोल सकते हो और ना ही बुरा। बहुत एम्बिगुअस थे ये लोग। और ऐसी ही थी कांग सैबियोक। नॉर्थ कोरिया से अब भाग के अपने फैमिली को मिलाने के मकसद से वो वहाँ थी, और बस उसके लिए यही मायने ही रखता था, अपने काम से काम जीतना। लेकिन उसे छल कपट से या दूसरों की सहानुभूति से जीतना नहीं रहता है। बस जैसे खेल हो रहा है होने दो, उसे नहीं फ़र्क पड़ता किसी चीज़ से। सैबियोक सिनिक रहती है, जल्दी उसे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। वो ना तो अप्रोचेबल है और ना ही उसे खुद भी किसी से घुलने मिलने का शौक़ रहता है। अगर सियोंग गी-हुन उसे अप्रोच नहीं करता टीम बनाने के लिए तो वो खुद भी कहीं जाती नहीं, एटलीस्ट वो सामने से तो पूछती नहीं। ऐसे लोग सेल्फ सफिशिएंट हो या ना हो, लेकिन वो खुद को मान के ही चलते हैं कि जो होगा मैं ही देखूंगा। कांग सैबियोक अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शेल लगा के रखती है हमेशा। उसका स्वभाव एक कवच जैसा लगता है। वो अपने अंदर किसी को झांकने नहीं देना चाहती है, अपने वनरेबिलिटीज़ को नहीं दिखाना चाहती है, ताकि वो मजबूत दिख सके दुनिया के सामने में। उसके चेहरे का एक ही एक्सप्रेशन ही रहता है, इमोशनलेस। और क्योंकि हमारे चेहरे का भाव हमारे मिजाज का ही प्रमाण देता है, और ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई अनजान उनके मिजाज को पढ़ सके या समझ सके। सैबियोक को पूरे सीजन में हम कुछ ही जगह वनरेबल देखते हैं। एक तो जब वो अपने भाई के साथ होती है, और दूसरा मार्बल वाला एपिसोड जहाँ उसकी दोस्ती जियोंग से होती है। वहाँ वो बिना कवच के दिखती है। पहली बार वो किसी को अपने दिमाग के अंदर प्रवेश करने देती है। इस एपिसोड के बाद सैबियोक में थोड़ा बदलाव भी आता है। वो अपने सिमटे हुए स्वभाव को थोड़ा ढीला छोड़ती है। जियोंग की सैक्रिफाइस ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया होता है। इनफैक्ट वो रोती भी है। दुनिया फूल का गुलदस्ता तो नहीं है, ये तो मालूम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पल पल शक करना पड़े। आगे के गेम में सैबियोक सियोंग गी-हुन को सामने से हेल्प भी करती है। जब वो लास्ट में सैंग-वू को मारने जा रहा होता है तो सैबियोक ही उसे रोकती है। ये वो चीज़ एकदम ही नहीं करती अगर जियोंग से मिलने का उस पर असर ना होता। ये रिजर्व्ड नेचर, ये सिमटा हुआ स्वभाव, एक्सप्रेशनलेस फेस, प्रिटेंशियस स्टॉइक वाला गेटअप अपने वनरेबिलिटीज़ को छिपाने के लिए, ये चीज़ आपने कुछ और कैरेक्टर्स में भी नोटिस किया होगा, जैसे थॉमस शेल्बी पीकी ब्लाइंडर्स से, करण रंग दे बसंती से, लिज़बेथ स्लैंडर द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। वो तो एकदम सैबियोक के ही जैसे है, बस उनके ज़िंदगी में घटनाएं अलग अलग हुई हैं। दोनों बहुत मायने में एक ही जैसे हैं। नो बुलशिट पर्सनैलिटी। फॉर्मेलिटीज़ इन्हें एकदम पसंद नहीं है। किसी एक्वेंटेंस को देख के ज़बरदस्ती मुस्कुराने वाले में से तो ये एकदम ही नहीं है। ये लोग शांत हैं, मतलब सहमे हुए नहीं है। दे आर बैड एस। और ये चीज़ फीमेल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि यूजुअली एग्रेशन और वायलेंस मेल एट्रीब्यूट्स के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कोई कोई फीमेल्स भी काफ़ी एग्रेसिव होती है। उनमें भी कन्फ्रंटिंग पर्सनैलिटी होता है। आप इन्हें दबा नहीं सकते हो, भले ही किसी में ताकत ज़्यादा हो, लेकिन दे विल पुट अप अ फाइट।
सेब्योक भी ऐसी ही थी, स्मार्ट भी थी और स्किल्ड भी। वो एक नॉर्थ कोरिया जैसे टोटलिटेरियन रिजीम से भाग के आई थी। जिंदगी को दांव पे लगाने का ये पहला अनुभव नहीं था उसका। वहाँ बाकी प्लेयर्स को गेम के किसी न किसी स्टेज पे खेले या ना खेले इसको लेके कन्फ्यूजन हुआ ही था, लेकिन सेब्योक ने शुरू से ही मन बना लिया था। उसे किसी भी तरह की आपत्ति नहीं थी। उसे जो करना होगा जीतने के लिए वो करेगी। जब पहले गेम के बाद रिवोट हुआ था तब भी वो खेलने के पक्ष में ही वोट दी थी। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई दूसरा उपाय भी था। वैसे तो सिचुएशन सबका ही करो या मरो का था, लेकिन बहुतों के पास चांस था। उनकी खुद की भी गलती थी जिस भी हालत में वो थे। किसी ने पैसे की फिरौती की थी, किसी को गैम्बलिंग का आदत था, कोई गैंगस्टर था। लेकिन सेब्योक की परिस्थिति उसके कंट्रोल से बाहर थी। वो अपने भाई के साथ साउथ कोरिया में थी, एक दूसरे देश में जहाँ उसे कोई नहीं जानता। उसे अपनी माँ को भी वहाँ लाना था नॉर्थ कोरिया से पैसे देकर। उसके पापा बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ऑलरेडी मारे जा चुके थे। उसे एक अच्छा घर भी लेना था जो उसने अपने भाई को प्रॉमिस की थी। सेब्योक के लिए फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन वो कितनी बड़ी ही थी। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके प्रोटेक्टिव शेल कवच के अंदर आपको एक बच्ची ही मिलेगी जिसे परिस्थिति के कारण समय से पहले बड़ा होना पड़ा।